हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। चलिए आज पार्लियामेंट की सीरीज़ में करते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून, जो बहुत चर्चा में रहा हाल फिलहाल में। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ, लेट अस सी। दल बदल कानून 1985 में इट वाज एडेड बाय इन द टाइम ऑफ राजीव गांधी, एडेड बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। क्यों ऐड हुआ? इसलिए ऐड हुआ, कई बार देखा गया कि कोलिशन गवर्नमेंट्स बनती हैं, सरकारों के पास थिन मेजॉरिटी होती है, और थिन मेजॉरिटी का मतलब है जो बहुमत है उससे 2 ही 4 ज़्यादा मेंबर होते हैं। ऐसा देखा गया कि कुछ मेंबर्स अगर दल बदल लें, पार्टी छोड़ दें, तो सरकारें गिर जाती हैं और बेवजह देश पे इलेक्शंस आ जाते हैं। और देश के इलेक्शंस 5 साल से पहले होने का मतलब है कि डबल पैसा वेस्ट हो रहा है उसी हाउस को चलाने के लिए, और जो लोगों के टैक्स का एक वेस्टेज माना जाता है। तो लोग तो 5 साल के लिए मैंडेट देते हैं, जिम्मेदारी बनती है मेंबर्स की कि वो 5 साल तक हाउस चलाएं, और इसी तरीके से सरकार बनाई जाती है। लेकिन लालच के लिए या पदों के लिए या पैसे के लिए ऐसा देखा गया मेंबर्स अपनी सरकार को छोड़ देते हैं, दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। ओबियसली पैसे के लिए या पद के लिए, किसी वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए जाते हैं। ऐसे में फिर सरकारें गिर जाती हैं और देश को इलेक्शन देखने पड़ जाते हैं। इस इशू को एड्रेस करने के लिए पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया, एंटी डिफेक्शन लॉ, एडेड एज शेड्यूल 10 टू द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको याद होगा संविधान में ओरिजिनली 8 शेड्यूल हुआ करते थे, ये 10वें शेड्यूल के तौर पे ऐड हो जाता है दल बदल कानून। अब इसके प्रोविजंस क्या हैं? दल बदल कानून के प्रोविजंस क्या हैं? पहला तो यह है कि अगर इसके प्रोविजंस के तहत मेंबर्स के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन लगाई जाती है, पहला तो फीचर इसका यह है, पहला प्रोविज़न यह है कि अगर कोई मेंबर जिस पॉलिटिकल पार्टी से आया है, अगर उससे डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ए मेंबर ऑफ ए हाउस बिलोंगिंग टू ए पॉलिटिकल पार्टी शैल बी डिस्क्वालीफाइड इफ़ ही वॉलंटरली गिव्स अप द मेंबरशिप ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टी। जिस पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पे वो MP बना था, MLA बना था, अगर उस पार्टी से वो स्वेच्छा से इस्तीफ़ा देता है, वॉलंटरली स्वेच्छा से इस्तीफ़ा देता है, तो उसकी हाउस की मेंबरशिप भी जाती है। मतलब जिस पार्टी के नाम पर आपने टिकट मिला था, आप इलेक्शन आपने लड़ा था, आप 5 साल उसी पार्टी के मेंबर बन के रहेंगे। अगर आपका विचार बनता है कि आप पार्टी की आइडियोलॉजी से, पार्टी की सोच से अब वाकफियत नहीं रखते हैं, नहीं उसको मानना चाहते हैं, तो आप पार्टी छोड़िए, और पार्टी छोड़ेंगे तो मेंबरशिप भी चली जाएगी। पहला। दूसरा, अगर मान लीजिए किसी इशू पर पार्लियामेंट में वोट होना है, हाउस में वोट होना है, और मेंबर ने वोट पार्टी के डायरेक्शन के अगेंस्ट कर दिया, पार्टी के डायरेक्शन को व्हिप कहते हैं, व्हिप कहते हैं। अगर किसी मुद्दे पर, मान लीजिए महंगाई के मुद्दे पर बड़ी सी वोटिंग हो जाए, या नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए, कोई भी बड़ी इशू है उस पर कोई बड़ा मुद्दा आ जाए, उस मुद्दे पर अगर पार्टियां ये कह दें कि हमारा MP यस बोलेगा या हमारा MP नो बोलेगा, जो भी पार्टी ने अपना डायरेक्शन दिया है उस पार्टी के मेंबर को फॉलो करना वो ज़रूरी है। यहाँ पर पार्टी का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ असेंबली का जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन होता है वो नीचे हो जाता है, पार्टी की तरफ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो पार्टी ने अगर व्हिप जारी की है तो मेंबर बाउंड है एज़ पर द एंटी डिफेक्शन लॉ, ही हैज़ टू फॉलो द लाइन ऑफ द पार्टी, टू द लाइन ऑफ द पार्टी। पार्टी ने यस बोला है तो यस करना पड़ेगा, नो बोला है तो नो करना पड़ेगा। मान लीजिए पार्टी ने यस बोला है और मेंबर ने उस वोटिंग में नो कर दिया, या मेंबर वोटिंग से एब्सटेन कर गया बिना इन्फॉर्मेशन के, और ये जो पार्टी का, उस मेंबर का जो गलत किया हुआ है, इसे पार्टी माफ़ीनामा नहीं देती है, उसको नहीं एग्री करती है उस पार्टी के बिहेवियर से, तो उस मेंबर की मेंबरशिप चली जाएगी। मतलब अगर आपने पार्टी के डायरेक्शन के अगेंस्ट वोट दे दिया, यहाँ पर यह बात भी जान लीजिए, पार्टी हर मुद्दे पर डायरेक्शन जारी नहीं करती है, मेंबर्स फ्री हैं, संविधान के अनुसार मेंबर्स फ्री हैं, वो जैसे चाहे जिस मुद्दे पर वोट करें। लेकिन अगर अहम मुद्दा है और पार्टी ने व्हिप जारी की है, तब मेंबर के पास उसका एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ख़त्म हो जाता है। पार्टी का जो सोच बनी है उसी को एक्सप्रेस करना पड़ता है। तो अगर आपने पार्टी के कॉन्ट्रेरी व्यू को रिफ्लेक्ट कर दिया हाउस में, तो भी आपकी मेंबरशिप चली जाएगी। बचना है तो पार्टी से माफ़ीनामा ले लीजिए, या पार्टी को एग्री कराइए कि वो आपके बिहेवियर को एग्री करती है। या फिर आप निर्दलीय बन के जीते थे MP, और आप दलीय बन के MP आए थे, MLA आए थे, लेकिन आपने पार्टी ज्वाइन कर ली हाउस मेंबर बनने के बाद, तो आपकी मेंबरशिप चली जाएगी। निर्दलीय आए थे तो 5 साल निर्दलीय ही
रहेंगे। या आप मनोमीत होके आए थे और मनोमीत होने के बाद मान लीजिए आप राज्यसभा में 12 मेंबर लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस से मनोमीत होके आते हैं और 12 के 12 मेंबर ये मन में तो कोई भी मतलब जो भी मनोमीत मेंबर है अगर ये किसी पार्टी को ज्वाइन कर ले, लेकिन मेंबर बनने के 6 महीने के बाद, 6 महीने से पहले उसे आज़ादी है कि वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। अगर मेंबर बनने के 6 महीने के अंदर वो किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो मेंबरशिप नहीं जाएगी, 6 महीने के बाद कर लेता है तो मेंबरशिप चली जाएगी। इन 3 केसेस में 4 केसेस में मेंबरशिप चली जाती है। पहला केस ये हुआ, आपने स्वेच्छा से अपनी पार्टी की मेंबरशिप छोड़ दी तो चली जाएगी। आपने पार्टी के विप के अगेंस्ट वोट कर दिया तो चली जाएगी। आप निर्दलीय थे, आपने पार्टी ज्वाइन कर ली मेंबर बनने के बाद तो चली जाएगी। आप मनोमीत होकर आए थे और 6 महीने के बाद आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया तो आपकी मेंबरशिप चली जाएगी। ये सारी ज्वाइनिंग आप हाउस के बाहर करें, हाउस में रहते हुए नहीं कर सकते। लेकिन 2 इश्यूज़ यहाँ देख लेते हैं। एक तो मर्जर पे ये नहीं अप्लाई होता है एंटी डिफेक्शन लॉ, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर पे अप्लाई नहीं होता है, स्पीकर पे। मर्जर का मतलब है कि अगर 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्टी इन द हाउस अगर मान ली किसी भी पार्टी के जो मान लीजिए 55 मेंबर हैं महाराष्ट्र के विधानसभा में, मान लीजिए शिवसेना के 55 मेंबर्स हैं, 56 मेंबर्स हैं, 56 में से 40 मेंबर्स कहते हैं कि हम अपनी शिवसेना को छोड़ रहे हैं, हम शिवसेना के साथ नहीं हैं बल्कि हम शिवसेना हैं, तो मतलब टोटल मेंबर के अगर 2/3 मेंबर पार्टी छोड़ देते हैं तो इसको डिफेक्शन नहीं कहा जाएगा, इसको मर्जर कहा जाएगा। मर्जर की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? एटलीस्ट 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द पार्टी इन द हाउस इफ़ दे डिफेक्ट। जो मेंबर्स हैं, एमएलए या एमपी हाउस में हैं, उनमें 2/3 अगर पार्टी को छोड़ दें तो उनकी मेंबरशिप बनी रहती है, इसको मर्जर कहा जाता है। वो पार्टी छोड़ के चले जाते हैं, इसे मर्जर कहा जाता है। इस पे अलाउड है। और प्रिजाइडिंग ऑफिसर के ऊपर अलाउड होता है, जैसे कि स्पीकर होता है। आपको याद होगा स्पीकर के बारे में मैंने आपको बताया था। मान लीजिए लोकसभा का स्पीकर है फॉर एग्जांपल, कई बार देखा गया है कन्वेंशन के अनुसार जब भी कोई एमपी स्पीकर बन जाता है लोकसभा का, तो वो ये दिखाने के लिए कि मैं इम्पार्शियल हूँ सभी पार्टी के लिए, अपनी पार्टी की मेंबरशिप छोड़ देता है, फिर भी वो एमपी बना रहता है, और एमपी बना रहता है इसलिए स्पीकर भी है। इसका मतलब अगर स्पीकर जो व्यक्ति बनता है, एमपी बनता है, वो अपनी पार्टी छोड़ दे तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा, वो उसकी मेंबरशिप बरकरार रहेगी। लेकिन ऑर्डिनरी मेंबर अपनी पार्टी छोड़ दे तो उसकी मेंबरशिप चली जाती है, स्पीकर पे नहीं लागू होता। ऐसे ही विप के केस में अगर पार्टी ने कोई विप जारी की है, पार्टी ने आदेश जारी किया है, इस मुद्दे पर हमारा पहलू ये है, हमारा व्यू पॉइंट ये है, और मान लीजिए जो व्यक्ति स्पीकर बना बैठा है उसने अपनी पार्टी नहीं छोड़ी है, ये तो कन्वेंशन है, परंपरा है, छोड़ सकते हैं, नहीं भी छोड़ सकते हैं। मान लीजिए उसने अपनी पार्टी की मेंबरशिप नहीं छोड़ी है और आज मौका आ गया नो कॉन्फिडेंस मोशन का और वोट की हो गई बराबरी। ये तो आपको पता ही है, स्पीकर के पास कास्टिंग वोट होता है, विप का मुद्दा है और कास्टिंग वोट की नौबत आ गई। स्पीकर को पता है आज उसके वोट से उसकी पार्टी की सरकार जा सकती है और गिर सकती है, और विप जारी हुई है, तो विप से बाउंड नहीं होता है स्पीकर, बाकी मेंबर्स बाउंड होते हैं, स्पीकर बाउंड नहीं होता है। वो उस दिन चाहे तो पार्टी के व्यू के खिलाफ भी वोट दे सकता है। तो स्पीकर एंटी डिफेक्शन लॉ के दायरे के बाहर हुआ करता है। ये कहलाता है दल बदल कानून। अब दल बदल कानून में जो भी फैसले होते हैं उनको मतलब दल बदल हुआ है और मेंबर डिस्क्वालीफाई हुआ है नहीं हुआ है, इसका जो फैसला है ये स्पीकर के हाथ में है। स्पीकर लेता है फाइनल डिसीजन स्पीकर के हाथ में है। जब तक स्पीकर नहीं फैसला लेगा तब तक उस मेंबर की मेंबरशिप नहीं जाएगी। और ओबियसली स्पीकर एक पॉलिटिकल पर्सन होता है और देखा गया है, कम से कम राज्यों में तो देखा गया है, स्पीकर लंबे समय तक इश्यूज़ पर फैसला नहीं लेते हैं और लोग पार्टियां छोड़ के लंबे समय तक मंत्री भी बने रहते हैं। इस चीज़ को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा भी कि इसको दुरुस्त किया जाए, लॉ को ठीक किया जाए, लेकिन कुछ रिकमेंडेशंस भी आए, कुछ फैसले भी आए, लेकिन फाइनली 2020 में किशन सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया स्पीकर को 3 महीने में फैसला देना है। अगर 3 महीने में स्पीकर फैसला नहीं देगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर देगा। मतलब पहली बार स्पीकर के लिए एक समय बाइंडिंग हो गई, उसे एंटी डिफेक्शन के लॉ के केस में 3 महीने में फैसला दे देना है कि डिफेक्शन है या नहीं है। वो लंबे समय तक इसको पेंडिंग नहीं रख सकता है।
ये कहलाता है एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसमें बहुत सारे लूप होल होते हैं। इसमें एक चेंज ये हुआ 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत, इसमें ये हुआ कि जो स्प्लिट क्लॉज हुआ करता था, स्प्लिट क्लॉज का मतलब ये होता है कि पहले 1/3 लोग जा सकते थे। मान लीजिए 56 मेंबर शिवसेना के हैं, उसके 1/3 अगर चले जाते तो वो वैलिड वो डिफेक्शन नहीं माना जाता। लेकिन अब मर्जर पर टिक गई है बात, अब 1/3 भी अलाउड नहीं है, या तो 2/3 होने चाहिए या 1 भी नहीं होना चाहिए। अगर 2/3 से कम है तो आपकी मेंबरशिप चली जाएगी। स्प्लिट क्लॉज को 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 से दुरुस्त कर दिया गया। बाकी एंटी डिफेक्शन लॉ में बहुत सारे कमियां होती हैं, वो आज तक दुरुस्त नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट दिए हैं बहुत सारे केसेस में, वो देख लेते हैं। कियोटो होलोहन केस 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एंटी डिफेक्शन लॉ में अगर स्पीकर ने फैसला दिया है तो डिसीजन जुडिशली रिव्यूएबल है, बट ओनली आफ्टर डिसीजन इज गिवन बाय द स्पीकर। इस केस में जब केस में गए आगे, कियोटो होलोहन बड़ा फेमस केस है एंटी डिफेक्शन लॉ का। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि स्पीकर का फैसला, स्पीकर जो भी फैसला देगा कि एंटी डिफेक्शन है या नहीं है, ये रिव्यूएबल हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट पे चैलेंज हो सकता है, लेकिन ये तभी होगा जब फैसला आ चुका होगा। जब तक स्पीकर फैसला नहीं देगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अभी किशम सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में कह दिया कि 3 महीने में फैसला देना ही पड़ेगा। दूसरी बात, दलील ये उठी थी कियोटो होलोहन में कि एंटी डिफेक्शन लॉ मेंबर के फ्रीडम ऑफ स्पीच और वॉयलेशन के अगेंस्ट होता है। आर्टिकल 105 के तहत उसको अधिकार है कि वो जैसे चाहे हाउस में वोट दे, तो ये उसके अधिकार का वॉयलेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये वॉयलेशन नहीं है, स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर स्टेबिलिटी को ऊपर रखा, स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अगर रूलिंग पार्टी ये आदेश देती है कि पार्टी सरकार में बनी रहे और सरकार स्टेबल होनी चाहिए, तो स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ऐसे में फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को कम भी करना पड़े कुछ समय के लिए तो गलत नहीं होगा। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने मेंबर्स का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को दबा दिया था और कहा स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अगर पार्टी बाउंड कर दे कि उसके मेंबर्स पार्टी के व्यू के बिना अगेंस्ट नहीं जा सकते, तो ये सही है, क्योंकि सरकार स्टेबल रहेगी तो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनेंगी, और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनेंगी तो लोगों का उसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म सरकारें आती जाती रहती हैं तो पॉलिसी कंसीव होते ही रह जाती हैं, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती, इम्प्लीमेंट होती हैं। जब तक उनका फल मिलता है तब तक सरकारें चेंज हो जाती हैं और नई सरकारें उस पॉलिसी को ख़त्म कर देती हैं। रवि नायक केस 1994 में भी स्पीकर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्पीकर एक ट्रिब्यूनल जैसा है, हैंस जुडिशियल रिव्यूएबल। जब स्पीकर एंटी डिफेक्शन लॉ के केस को हैंडल करता है तो वो एक ट्रिब्यूनल जैसा है, एक क्वाशी जुडिशियल बॉडी जैसा है, और ट्रिब्यूनल के फैसले जुडिशियली रिव्यूएबल होते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्पीकर का फैसला जुडिशियली रिव्यूएबल है। बहुत सारी रिकमेंडेशन एंटी डिफेक्शन लॉ पर। दिनेश गोस्वामी कमेटी लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई, नेशनल कमीशन ऑफ रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम.एन. वेंकट चलैया कमीशन, इनकी रिपोर्ट आई। बहुत सारी रिपोर्ट्स आई, बहुत सारे आए, लेकिन बहुत सी चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। इलेक्शन कमीशन ने बोला राष्ट्रपति या गवर्नर शुड हैव फाइनल पावर ऑन द बाइंडिंग एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन। एंटी डिफेक्शन लॉ में मेंबर डिस्क्वालीफाई हुआ है नहीं हुआ है, सेंटर के केस में राष्ट्रपति के पास अधिकार होना चाहिए और राज्य के केस में गवर्नर के पास हो। लेकिन राष्ट्रपति गवर्नर जब भी फैसला लेंगे तो इलेक्शन कमीशन से एडवाइस मांगेंगे और इलेक्शन कमीशन जो बोलेगा वो उन्हें मानना पड़ेगा। तो ये कुछ एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में हुआ, आज तक हुआ है, और अभी हो सकता है आने वाले समय में नए नए चेंजेस हो जाए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।